अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा आपके। ओके, ध्यान रखिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट इज़, अब देखो, ड्यूअल का मतलब है दो नेचर है। किसके? मैटर के। अब मैटर के दो नेचर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, ठीक है। अब उसके दो नेचर कैसे हुए? दो नेचर मतलब ड्यूअल, मतलब कौन से दो? ड्यूअल का मतलब होता एक उसका पार्टिकल नेचर होना चाहिए, मतलब वो पार्टिकल की तरह, एक बॉल की तरह है। दूसरी बात ये है कि वो एक वेव की तरह है। ये ड्यूअल का मतलब होता है कि जो मैटर है उसके दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं रहेंगी। अगर इसकी वेलोसिटी नहीं रहेंगी तो इसका मोमेंटम भी नहीं रहेगा। अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद अगर ये चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम है। समझ में आ गया? जब मोमेंटम है तो मैटर है। मोमेंटम अगर ज़ीरो हो गया तो फिर क्या है? फिर ये वेव है, क्योंकि वेव का कोई मोमेंटम नहीं रहता। ठीक है, तो इसके दो नेचर है। अब इसको प्रूफ करेंगे अपन। अब बात चलेंगी नॉलेज पर। ओके, ज़रा ध्यान दें। तो ड्यूअल नेचर के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। अब हम दोनों के डिफरेंस देख लेंगे। जब वेव चलती है, वेव मतलब रेडिएशन, जब रेडिएशन चलता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेव स्प्रेड होते हैं। जब पार्टिकल चलता है तो ये शूट होता है। समझ में आ गया? उसके बाद जब वेव चलती है तो उसके डायरेक्शंस बदलते रहते हैं। जब पार्टिकल चलता है तो वो एक डायरेक्शन में चलने की खासियत रखता है, दूसरे डायरेक्शन में भी चल सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन में ही चलने की खासियत भी रखता है। उसके बाद वेव का कोई मास नहीं है, ना उसका मास है ना उसका मोमेंटम है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल का मास होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन जो है वो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते सिर्फ, ठीक है। कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। लेकिन जो पार्टिकल है, जो एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल बॉल है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका एक वो विजिबल होगा, उसको देख सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? मास है। अगर उसके पास मास है तो लाजिम उसके पास वॉल्यूम भी होगा, इसलिए हम उसको देख सकते। सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद रेडिएशन को एनर्जी होती है, रेडिएशन के साथ एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं रहती क्या? इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी सबसे पार्टिकल नेचर की सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या लेते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन। और रेडिएशन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम क्या लेते हैं? लाइट। हम बोलते हैं ना, लाइट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव। तो लाइट जो है, अब लाइट को कंसिडर कर लो आप। लाइट जो है वो सिर्फ रेडिएशन नहीं है, बल्कि लाइट का जो वेव नेचर है, हाइजीन के मुताबिक लाइट का क्या है? वेव नेचर है। लेकिन न्यूटन के मुताबिक लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, 12वीं क्लास में पढ़े थे आपने। ओके, तो ये सारी खुसूसियात, ये सारी प्रॉपर्टीज़ लाइट के पास है और ये सारे प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, मतलब उसको वेलोसिटी है तो उसको मोमेंटम है। अगर रुक गया है तो उसका मोमेंटम नहीं है, मतलब मास भी नहीं है। मोमेंटम ज़ीरो जिस चीज़ का, उस चीज़ का मास ज़ीरो। समझ में आ गया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन के पास है, ये प्रॉपर्टीज़ लाइट के पास है। तो लाइट के दोनों भी नेचर हो गए और इलेक्ट्रॉन के दोनों भी नेचर हो गए। ये हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पिक्चर क्लियर होगी?
अब हम ज़रा डीप में देखते हैं कि ये डुअल नेचर है क्या असल में, कैसे, क्या इसको क्या मतलब कैसे समझेंगे अब इसको। तो अब मैं एक बात बोलता, आपने याद रखना कि जैसे लाइट के दो नेचर है वैसे इलेक्ट्रॉन के भी दो नेचर हैं। समझ में आ गया? वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब मैं किसी मैटर को ये बोल रहा कि ये मैटर जो है वो इसका नेचर पार्टिकल है, तो आप क्या बोलेंगे? ओके, बट इसका नेचर वेव भी है। मैं किसी चीज़ को बोल रहा कि ये चीज़ कौन सा नेचर रखती है, ये चीज़ एक रेडिएशन नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है, तो आप क्या बोलेंगे? ओके, ठीक है। और ये पार्टिकल नेचर भी लगता है, मतलब दोनों भी एक ही चीज़ें हैं। समझ में आ गया? तो अब ये दोनों भी चीज़ें एक जगह हमको कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करेंगे हम? अब समझो मैटर है, ये मैटर को अगर हम ये साबित करना चाहे कि ये वेव नेचर रखता है, तो हम कौन सी चीज़ की एग्ज़ाम्पल देंगे? हम एग्ज़ाम्पल देंगे किसी एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर इसी मैटर को बोलो कि ये पार्टिकल नेचर रखता है, तो हम किसी एक्सपेरिमेंट से हमको ये साबित करना पड़ेगा, वेव नेचर को भी साबित करना पड़ेगा और पार्टिकल नेचर को भी साबित करना पड़ेगा। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को हम साबित कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका नाम है इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन, आपने पढ़े होंगे। तो इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस के अंदर हमको जो क्रिस्ट एंड ट्रफ मिलते हैं, तो वही क्रिस्ट एंड ट्रफ की वजह से तो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी, ठीक है। उनकी ओवरलैपिंग की वजह से तो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी। इसलिए इंटरफ्रेंस जो है वो किस बात का सबूत है? वो वेव नेचर का सबूत है कि भाई रेडिएशन जो है, मैटर जो है, वो वेव नेचर में है। और हमको पार्टिकल नेचर का सबूत देना है, तो हम किस चीज़ का सबूत देंगे? हम सबूत देंगे हम सबूत देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, ठीक है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या हुआ था? याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने देखे थे कि एक प्लेट थी, कैथोड प्लेट मतलब निगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट थी मतलब एनोड प्लेट थी। हमने इस पर क्या करे थे? इसके ऊपर हमने रेडिएशन डाले थे। जब ये रेडिएशन आ रहा तो ये वेव नेचर है ना। हम इसको ऐसे समझ रहे थे कि भाई ये जो रेडिएशन आ रहा है ये वेव्स आ रही है ऐसे ऐसे करके, लेकिन जब वो यहाँ पर पड़ रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा इधर। समझ में आ गया? तो इससे क्या साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेचर कैसा है? ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स समेट के आए, यहाँ टकराने के बाद वो पार्टिकल कैसे बन गए भाई? लाइट टकरा रही तो लाइट ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। तो इससे क्या बात समझ में आई कि ये जो रेडिएशन है इसके दो नेचर है। जब वो आ रहा था तो हमारे समझने के लिए बोल रहे हैं कि हम ये वेव नेचर में था। जब यहाँ से टकराया, ठीक है, तो हमने क्या सोचे कि ये पार्टिकल की तरह इसके ऊपर टकराया, जिसने इलेक्ट्रॉन को प्लेट के अंदर से इजेक्ट करवा के एनोड की तरफ फेंका। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर साबित होता है इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर है, कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। और इंटरफ्रेंस में बात समझ में आती है कि लाइट का कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। ठीक है, तो इस बात को अपने को समझना है। अब हम क्या करते, कोई भी चीज़ को छोटे से छोटा करते जाते। सबसे पहले बोला जाता था कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, बाद में बोला गया कि नहीं, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, चीज़ एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। कोई भी चीज़ अपन क्या कर रहे हैं आजकल? शॉर्ट कर रहे हैं, कम में निपटाने की सोच रहे हैं उसको। तो अब ये क्या है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैटर है, तो ये मैटर हम बोल रहे हैं कि भाई ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। तो साइंटिस्ट का क्या बोलना है? साइंटिस्ट का ये बोलना है कि ये सिर्फ वेव नहीं है,
और सिर्फ पार्टिकल नहीं है, ये दोनों है, ये एक ही चीज़ है मतलब, लेकिन इसके दो रूप है। समझ में आ गई बात? चीज़ एक ही है लेकिन दो रूप है उसके। समझ में आ गया? तो दुनिया मैटर और रेडिएशन से मिलकर बनी है, ये बात तो पता होगा, फिज़िक्स में पढ़े अपन ने। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेचर क्या बता रहा कि नेचर ये बोल रहा कि दुनिया एक ही चीज़ से बनी है, तुम उसको दो तरीके से देख रहे, कभी तुम उसको पार्टिकल के नेचर से देख रहे, कभी तुम उसको रेडिएशन के नेचर से देख रहे। तो मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होंगी कि मैटर का ड्वेल नेचर कैसा होता है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। अब हमको अप्लाई करना है फिज़िक्स में, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो अपन डिफरेंट एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। ओके, तो ये ठीक है, एक अलग से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। पहले एग्जांपल लेते हम लाइट। जो मैंने बोला वो मैं इसको प्रूफ करके बताऊँगा आपको। अब लाइट हमने देखे हैं, ठीक है, लाइट के हम लोगों को कलर नज़र आते हैं। अब कभी हमको दिखता है कि रेड कलर है, कभी ब्लू कलर है ना, कभी वायलेट है, कभी ऑरेंज है, ग्रीन है। रेड और ब्लू सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएबल है, दोनों को आप अच्छे तरीके से डिफरेंस कर सकते हो उसके अंदर। तो रेड और ब्लू में ऐसा क्या फ़र्क है जो कि हमको अलग अलग चीज़ दिख रही भाई? ये एग्जांपल के लिए बता रहा मैं, ठीक है। अब ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम हाई होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सॉरी, मैंने रेड के पास बना। ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होती है और रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है। तो यहाँ पे चीज़ जो है वो एक ही है, लाइट ही है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसके चलने की फ्रीक्वेंसी, वो वेव के चलने की फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये धीरे धीरे वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, और वो वाइब्रेशन हमारे आँख में जा रहा है, ठीक है। और फिर हमारे दिमाग से जो उसकी नसें जुड़ी है, हमारे दिमाग में इंटरप्रेट हो रहा है कि ये जो कलर है, हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, रेड है। अगर वही फ्रीक्वेंसी फास्ट आई, ठीक है, और ये जो भी चीज़ है यहाँ पर, जो भी वाइब्रेट हो रहा है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, आप उसको वेव बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रेटिना में जाने के बाद इसको हिला दे रहा, ठीक है, वो वाइब्रेशन हमारे आँखों के पर्दों पर जो है गिर रहा है, और फिर वो दिमाग में जाने के बाद क्या दिमाग हमारा आंसर दे रहा है कि ये कलर ब्लू है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग है, एक रेड रूप है, एक ब्लू रूप है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कैथोड रे का एग्जांपल। अब कैथोड रे में क्या होता है, कैथोड रे हमको निकालना है, एक रे है, एक कैथोड रे है, जैसे कि एक्स रे है जो रॉन्जन ने इन्वेस्टिगेट किया था जिसको। अब कैथोड रे के अंदर, कैथोड रे हमको बनाना है तो वो कोई भी गैस से बन सकती, इट कैन बी मेड बाय एनी गैस, ओके। अब कोई भी गैस से तुम बना रहे, तो हीलियम गैस अलग है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग है, ठीक है, ये दोनों गैसेस अलग अलग है। और कोई तीसरी गैस ले लो, हाँ, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, तो हर गैस से तुम उसको बना सक रहे हो और बन रही है एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग चीज़ों से कैसे मिल रही है एक ही चीज़, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो भी नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, या कोई भी गैस ले लो, इनमें कोई तो एक चीज़ ऐसी सेम होंगी जिसके वजह से कैथोड रे बन रही। तो वो चीज़ का नाम क्या है? वो चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि सब के अंदर क्या है, एटम है, और एटम के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हर एटम के अंदर क्या है, सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, लेकिन उनकी तादाद कम ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस में, उनकी तादाद कम ज़्यादा होने की वजह से उनका न्यूक्लियस चेंज हो जाता। तो हम उसको बोलते कि भाई ये न्यूक्लियस नाइट्रोजन का है, इसलिए एटम नाइट्रोजन का है, इसलिए मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की एग्जांपल ले लो। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो हम बोलेंगे कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दिए तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है हीट है, थर्मल है। और उसकी फ्रीक्वेंसी बना दिए तो हम इसको बोलेंगे कि ये लाइट है, फिर वो हमको विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए थोड़ी तो वो ज़्यादा ज़ोर से ऐसे 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 करेगा वेव के नेचर में। तो हम उसको बोलेंगे कि अब ये गामा रेज है। मतलब चीज़ एक ही है, सिर्फ फ़र्क कैसे पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा उसके वाइब्रेशन से। समझ में आ गई बात? फ़र्क कैसे पड़ रहा उसके वाइब्रेशन से, ठीक है। तो चीज़ एक ही है लेकिन उसके क्या है, रूप अलग अलग है। इसी तरीके से मैटर जो है वो कोई भी मैटर रहो वो एक ही चीज़ है, लेकिन कभी हम उसको वेव के नेचर से देखते हैं, कभी हम उसको पार्टिकल के नेचर से देखते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को देखेंगे हम कि भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो भाई वो वेव, उसका पार्टिकल नेचर तो हमारे समझ में आता, वेव नेचर कैसा होगा उसका, ठीक है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। चलो, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके। अब इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया और इन्होंने जे थॉमसन साहब ने E/m का रेशो निकाल कर रखा था। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास और उन दोनों का रेशो ये निकाल के रखा था। 1.67 × 10⁻11 कूलम पर kg होता है। लेकिन ये निकालने में फेल हो गया था काम कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ठीक है। तब क्या हुआ, तब एक मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो जब वो ड्रॉप नीचे गिरेगा तो नीचे ग्रेविटी है, ऊपर लगने वाला थ्रस्ट फोर्स है, तो सारे फोर्सेस के कॉम्बिनेशंस है और वो सब हमको मालूम। तो इनको फार्मूले वगैरह, जैसा ग्रेविटेशनल फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G × M1 M2/r², है ना। कूलम्स लॉ तब निकल चुका था, कूलम्स लॉ लगता है K × Q1 Q2/r²। तो ये सारे फोर्सेस के कॉम्बिनेशन की वजह से इन्होंने क्या करे थे कि कूलम्स लॉ का फ़ायदा उठाते हुए K Q1 Q2/r² का फॉर्मूला उठाते हुए इसमें से इसका चार्ज निकाल लिए थे। चार्ज अगर मालूम पड़ गया, है ना, तो m को इधर भेजो, 1.67 को इधर भेजो, चार्ज भी मालूम पड़ जाएगा, मास भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाद में इसका मास भी मालूम किया गया था। ओके। अब देखो, ये सारे जो इन्वेंशंस हुए ना, ये 19th सेंचुरी में होते जा रहे हैं। अभी 19th सेंचुरी में चल रही है बात सब। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया और इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर निकला कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। साबित हो गया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। ओके। अब हाइजीन साहब जो है वो क्या कर रहे थे उस समय, हाइजीन साहब अपने वेव की थ्योरी बना रहे थे, हाइजीन्स वेव थ्योरी। समझ में आया? हाइजीन वेव थ्योरी, हाइजीन साहब जो है वो रेडिएशन पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पर नहीं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की दोनों बातें हैं और ये रेडिएशन की दोनों बातें चालू है। अब हाइजीन साहब वेव थ्योरी पर, और उन्होंने प्रूव भी कर दिए थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइजीन्स प्रिंसिपल के अंदर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे इंटरफ्रेंस हुआ था, डिफ्रैक्शन वगैरह, वो सब चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो हाइजीन की वेव थ्योरी भी चल रही थी वो समय पे। उसके बाद ये होने के बाद इन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या हुआ, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का आमना सामना हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे से निकल के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन पड़ा। अब ये रेडिएशन यहाँ पर पड़ा तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। तो इसके अंदर ऐसा क्या था, हाँ, इसके अंदर ऐसा क्या था कि उसने जाके इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा और बाहर निकाला। क्योंकि मैटर को हलाने के लिए तो मैटर चाहिए ना। मैटर लाइट से, लाइट का तो मास ही नहीं होता, तो फिर मैटर लाइट से क्या करेगा, क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बात पर गौर किया गया कि भाई लाइट में ऐसा क्या है कि उसके अंदर ये है। अब आपने एक नाम सुने होंगे, फोटॉन। ठीक है, अब ये फोटॉन क्या है? हम क्या बोलते हैं, फोटॉन इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी एंड समथिंग समथिंग हम बोलते हैं ना। उसकी एनर्जी भी होती है एच न्यू, ये सब हमने पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होना यहाँ समझ में आ गया था। अब इसके अंदर लाइट का वेव नेचर होना यहाँ समझ में आ गया था। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर यहाँ समझ में आ गया था। हाँ, लाइट का वेव नेचर यहाँ समझ में आ गया था। लेकिन लाइट का कौन सा नेचर समझना बाकी था? पार्टिकल नेचर समझना बाकी था। समझ में आ रही क्या बात? यहाँ इसको भूल जाओ, अभी समझ में आ जाओ। देखो इधर इंटरफ्रेंस से हमको लाइट का वेव नेचर समझ में आ गया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर समझ में आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल के जा रहा है यहाँ से। लेकिन वेव का नेचर समझ में नहीं आ रहा था कि भाई लाइट जो ऊपर से आ रही है उसका वेव नेचर है, ठीक है, लेकिन उसका पार्टिकल नेचर हमारे समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या, इसमें क्या हुआ कि जब फोटॉन है मतलब ऐसा कुछ, इसको हम अगर पार्टिकल कंसिडर करें, ठीक है, तो इसके साथ जो है वो पार्टिकल्स को काय के ज़रिए लेकर आ रहा था, ऊपर से कौन लेकर आ रहा था? उसको वेव लेकर आ रही थी। मेरी बात गौर से सुनो। अगर हम ये कंसिडर करें कि ये वेव्स के अंदर पार्टिकल्स छुपे हुए थे जिसका नाम फोटॉन है, तो वो फोटॉन चल रहे कैसे थे? वो फोटॉन को कौन चला रही थी? वेव चला रही थी। समझ में आ गया? तो ये फोटॉन, इसको, ये बॉक्स के अंदर देखना आपने क्या हो रहा, इस फोटॉन को वेव लेके चल रही थी ऐसी। अब वो वेव के अंदर कहाँ छुप के बैठा है ये नहीं मालूम, ये इसमें अनसर्टनिटी है। इसकी पोजीशन कहाँ है नहीं मालूम। ठीक है, कभी वो हाई वेव के साथ है, कभी लो वेव के साथ है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। ठीक है, तो अब इसको मैं दूसरी तरीके से बोलता कि पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसके साथ एक वेव चिपकी हुई है, उसके पीछे एक वेव छुपी हुई है जो उसके साथ चल रही है। समझो गौर से। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल चल रहा है इसके साथ एक वेव एसोसिएट है। इसके साथ एक वेव क्या है? एसोसिएट है। ओके, क्योंकि ये पार्टिकल तो खुद चलेगा नहीं। अभी इसको कौन लेके आया ऊपर से? इसको ये रेडिएशन लेके आया, और रेडिएशन कैसा था? वेव नेचर में था। ठीक है ना, यहाँ से अब रेडिएशन के अंदर पार्टिकल कहाँ छुप के बैठा था? तो अब हम जिसने इसको निकाल के फेंका, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के फेंका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोटॉन है, ये फोटॉन के साथ एक जो वेव है वो चिपकी हुई है इस तरीके से। हो सकता ज़्यादा हो, 2-4 वेव्स इसके साथ हो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रुप ऑफ वेव्स। This photon is surrounded by group of waves. This photon is surrounded by group of waves that guides this photon, okay, that guides this photon to move. समझ में आ गया? तो मैं यहाँ लिख लेता, there is a wave associated with द मैटर। अब ये मैटर बोले तो हर चीज़ को बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे फोटॉन की बात बता रहा हूँ। दिस वेव इज़ एसोसिएटेड विद द मैटर, या फिर देयर इज़ अ वेव रिलेटेड टू मैटर।
समझ में आ रही बात? उसके बाद हम एक ऐसा तीसरी डेफिनेशन में और करके बता रहा आपको, और ये समझो या ये समझो या तीसरा समझो, और करके मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये सबसे अच्छी है। मैटर कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। मैटर मतलब जैसी नाम लिया हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती कि कुछ ना कुछ चीज़ है, कुछ ना कुछ मास है उसका। मैटर की डेफिनेशन ही वो है, ओके, क्या उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ ना कुछ मास है। मैटर कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें लिंक हो गई। अगर वो वेव है तो लाजिम उसकी क्या रहेंगी, वेवलेंथ रहेंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहेंगी, ठीक है, समझ में आ गया, उसकी वेलोसिटी भी रहेंगी। अगर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़रूर रहेंगी। अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कर दिए तो, अगर उसकी वेलोसिटी है तो वेव है, वेलोसिटी ज़ीरो कर दिए तो नो वेव। इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल नेचर, और इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, वेव नेचर। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये पार्टिकल वेव के अंदर कहाँ होता है, वो अनसर्टनिटी है उसके अंदर। काय के अंदर अनसर्टनिटी है, उसकी पोजीशन में, ठीक है, और उसकी लोकेशन, मतलब लोकेशन पोजीशन तो एक ही हो गई, उसके लोकेशन में और उसके मोमेंटम में। लोकेशन का पता है तो मोमेंटम पता नहीं रहेगा, मोमेंटम पता है तो लोकेशन पता नहीं रहेगा। अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, आगे स्टडी में आएंगे आपको। तो ये बात है, समझ में आ गई बात? ठीक है, करें अभी हमने ये प्रूफ करें कि फोटोन का जो है वो वेव नेचर तो है, फोटोन का जो है वो वेव नेचर तो है, साथ में पार्टिकल नेचर भी है। फोटोन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ये हमने अभी क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए समझ के। अब बात रह गई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर हमको पता है, उसका वेव नेचर हमको पता नहीं है अभी तक, कि हमने प्रूफ नहीं करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको क्या पता है कि इसका पार्टिकल नेचर है। अब इसका वेव नेचर भी है, देखते, प्रूफ करते, ठीक है। फोटोन जो है जब वो चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ है, अगर उसका वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ है, और उसकी वेवलेंथ जो रहेंगी वो रहेंगी h/p। ये हमने 12वीं में पढ़े थे। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है। अब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो हमको पता है, अगर इसका वेव नेचर है तो अब फिर यही फॉर्मूला चुरा के हम इसमें डालेंगे कि भाई अगर ये चल रहा है तो लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पर भी h/p होगा, ठीक है। p का मतलब क्या होता, मास इनटू वेलोसिटी। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब जो सारी बातें हमने सीखे वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम भी है। अगर वेलोसिटी है तो वेवलेंथ रहेंगी क्या, चलो यहाँ पे मैं क्या करता, v की वैल्यू बढ़ा के देखता, और फिर अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कम भी करके देखेंगे। अब
इसकी वैल्यू कम करके देखो, इससे जल्दी समझ में आएगा। इसकी वैल्यू कम 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 करके देखो, ज़ीरो कर डालो, ये ज़ीरो हो गया, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो गया, h बाय ज़ीरो हो जाएगा, समथिंग बाय ज़ीरो कितना होता, समथिंग बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, हल नहीं रहा जगह पे से, बहुत कम है, ज़ीरो है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी रहेंगी, बहुत ज़्यादा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इफ़ v इज इक्वल्स टू ज़ीरो। निकल गया, एक हल निकल गया। अब इसको अप्लाई करके देखते, अब इसको अप्लाई करके देखते कि अगर कोई आदमी खड़ा है जगह पे, चल नहीं रहा, स्टॉप है, वेलोसिटी इसकी क्या है, ज़ीरो है, इस हालत में इसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमने अभी अभी जो पढ़े, एक वेव इसके साथ में क्या है, जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, इन्फिनिटी है, उसकी जो वेवलेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। समझ में आ गया, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं दे रही। ओके, अगर अब इसको बढ़ा के देखते हैं, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब मोमेंटम है, और मोमेंटम है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर, तो ये क्या होते जाएगा, डिनोमिनेटर इधर बढ़ेगा तो ये क्या होते जाएगा, कम कम, इसकी वैल्यू मतलब जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या होते जाएगा, h कांस्टेंट है ना, तो ये तो क्या, ये इधर का आंसर क्या आते जाएगा, कम कम होते जाएगा। तो वेलोसिटी वेवलेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और don't consider infinity, consider it is very very large velocity, very very what to say, huge amount of velocity is there. Okay, so what will be the wavelength, wavelength will be ज़ीरो। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने क्या बात सीखे, हमने ये बात सीखे कि इलेक्ट्रॉन जैसे फोटोन का वेव नेचर है तो पार्टिकल नेचर भी है, वैसे इलेक्ट्रॉन का अगर पार्टिकल नेचर है तो वेव नेचर भी होगा ही, कंपलसरी, मस्ट, पक्की बात है। समझ में आ गई बात। तो आज हमने एक नई चीज़ सीख ली कि वेव जो है ना, वेव के हमने देखे थे कि भाई दो टाइप्स है मेनली, एक मैकेनिकल वेव, ओ हो मैकेनिकल वेव, दूसरा हमने सीखा था कि इसके अंदर और कौन सी टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने ये भी सीखे थे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, इसके टाइप्स होते हैं, फिर रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, ये वो। मैकेनिकल वेव में पढ़े थे हमने कि मैकेनिकल वेव के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव। आज हमने तीसरी टाइप की वेव निकाले, इसका नाम क्या है, मैटर वेव। ठीक है, चौथी भी आ रही है अभी, जिसका नाम रहेगा ग्रेविटेशनल वेव, लेकिन ये अभी नहीं है अपने को, आप यहाँ तक के सोचो। तो हमने तीसरी टाइप की वेव निकाल ली, मैटर वेव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, ये हाइपोथेसिस दिए थे डी ब्रोगली साहब ने। समझ में आ गया, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता, h बाय p होता। ओके, और ये जो वेव चल रही है, ये वेव कंट्रोल करती इस मैटर को, इस पार्टिकल को जो इसके साथ चिपका हुआ है। एंड दिस वेव विच इज़ एसोसिएटेड विथ मूविंग मैटर, देखो एक बार और लिख देता मैं, दिस वेव एसोसिएटेड विथ मैटर विच इज़ मूविंग इज कॉल्ड मैटर वेव। समझ में आ गई बात। अब चलो ये बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते, चलो एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बॉल है 120 ग्राम का। ठीक है, मतलब जो अपने को दिखे, आँख से दिखे। ठीक है, एक 120 ग्राम का बॉल है, उसको हम 20 की वेलोसिटी से फेंकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आती, जो बात समझ में आएंगी वही करेंगे अभी। अगर ये बॉल मैटर है, अगर ये बॉल पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है ना इसका, ठीक है ना, तो अब डुअल नेचर के हिसाब से भाई इसका वेव नेचर कर हमको समझा के दो। समझ में आती ना बात, ठीक है, समझा के देंगे
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एच इज इक्वल टू क्या होता, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता, एच बाई पी, एच बाई पी मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम। एच कितना होता, एच होता 6.63 इंटू 10⁻⁻34, है ना, ये पढ़े थे अपन ने, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय मास कितना है उसका, मास है उसका 120 ग्राम, ठीक है, ये मास था इसका, ठीक है, 120 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 20। डिनोमिनेटर निकालो, न्यूमरेटर तो है, इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा 2.67 इंटू 10⁻34। ये जो वेवलेंथ है वो निकल गई। सर अब ये वेवलेंथ कैसी समझा के दो, देखो भाई 2.67 इंटू 10⁻34 जो है माइनस में है, मतलब इसके पहले, ये पॉइंट के पहले इधर 34 ज़ीरो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 0.00 ऐसे 34 ज़ीरो, उसके बाद 267 मीटर। बताओ इतना छोटा देख सकते हैं आप, नहीं देख सकते, इसलिए वो बॉल के साथ मैटर वेव एसोसिएट है लेकिन आप देख नहीं सकते। समझ में आ गया? ओके, तो बॉल अगर बड़ा है 120 ग्राम का लिए अपन ने, तो उसके पीछे की मैटर की वेव नहीं दिख रही, ठीक है, ठीक है, बॉल को छोटा करते क्योंकि मैटर वेव देखना है। बॉल को छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा करे अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन की जितना बना दिए। इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता, बहुत कम रहता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, इतने छोटा मास अगर चलेगा, ठीक है, तो उसकी कुछ ना, बहुत छोटा मास अगर चलेगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ बड़ी मिलेंगी, और ये जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वेव बनती है और वेव दिखती है, जिसको हम लाइट वगैरह कहते हैं, और जिसको अलग अलग टाइप के हम वेव्स में हमने डिफ़ाइन करके रखे कि वो विजिबल भी होती है, कभी कभी अल्ट्रा वायलेट होती है, कभी रेडियो होती है, कभी कुछ होती है। समझ में आई बात? लाइट दिख रहा है, यहाँ की वेव दिख नहीं रही है, ये वेव दिख रही है यहाँ पर, अगर इतना छोटा मास करे तो वे लाइट के फॉर्म में दिख रही है हमको। समझ में आ रही बात? लेकिन इसका मास है क्या? नहीं। अगर मास डालो, मास बढ़ाओ तो वेव दिखेंगी क्या? नहीं। समझ में आ गया? तो इसलिए देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला ही बताता, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी। वेलोसिटी कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेंगी, या अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखें हमने, ठीक है, दोनों को 20 की स्पीड से भेजेंगे, समझ में आना चाहिए, एच तो कांस्टेंट ही रहता। चलो मास से करके देखते, मास अगर कम करेंगे ना तो वेवलेंथ बढ़ेंगी, और बढ़ती हुई वेवलेंथ दिख सकती अगर वो लाइट की वेवलेंथ के हिसाब में आ गई तो। अगर मास बढ़ाएंगे तो फिर वेवलेंथ कम होंगी, और इतनी कम होंगी कि 2 के पहले 34 ज़ीरो आ जाएंगे, कहाँ से दिखेंगे अपने को? नहीं दिखेंगी। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, सो दैट्स इट, एंड वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह इन योर नेक्स्ट क्यूरी। तब तक के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।